हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और आज के हमारे टॉपिक रहेंगे सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वन बाय वन इन टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके 4 सेगमेंट्स होते हैं: लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फियर। तो इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमारा सेगमेंट है लिथोस्फियर। देखिए, इसमें जो टर्म है स्फीयर, SPHERE, है ना। स्फीयर का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं एरिया। ठीक, तो एरिया से इसको रिलेट कर लेते हैं हम लोग। तो लिथोस्फियर इज रिलेटेड विद इडेफिक फैक्टर। जब भी हम लिथोस्फियर की बात करते हैं तो लिथोस्फियर को हम इडेफिक फैक्टर से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। और इडेफिक का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू सॉइल, सॉइल से रिलेट करते हैं। ठीक है, द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फियर। और लिथोस्फियर को डिफाइन कैसे करेंगे, हमारे अर्थ का जो भी सॉलिड पोर्शन है उसको हम लिथोस्फियर बोलते हैं। तो जैसे आप इस फिगर में यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे कि ये अर्थ का क्रॉस सेक्शन है। तो अर्थ को बेसिकली हम 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, तो जो कोर हमारा एरिया है वो बेसिकली क्या होता है, जनरली वो मोल्टन फॉर्म में होता है। लेकिन और ज्यादा स्टडी करेंगे तो आउटर कोर जो होता है वो मोल्टन होता है और इनर कोर जो होता है सॉलिड होता है। तो जब हम सॉलिड पोर्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सॉलिड कंपोनेंट या लिथोस्फियर की बात कर रहे हैं, तो जो आउटर लेयर है अर्थ की, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और क्रस्ट के नीचे मेंटल का जो कुछ पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फियर में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो lithosphere means the crust and mantle of the rocks consisting of the Earth's crust. It includes the soil which covers the rock crust. तो लिथोस्फियर के अंदर जैसे अभी हमने डिस्कस किया, सॉइल से उसको रिलेट करते हैं, तो इसमें सॉइल वाला पार्ट आ जाएगा, रॉक्स आ जाएंगी, है ना। और सॉइल की इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो सॉइल plays an important role as it provides food for man and animals, है ना। क्रॉपिंग हम लोग जो करते हैं, फसलें उगाते हैं, वो सॉइल के ऊपर करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं सॉइल के ऊपर रहते हैं, सॉइल के से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, या डायरेक्टली एंड डायरेक्टली सबको फूड जो है सॉइल से मिलता है। A typical productive soil contains approximately 95% inorganic matter and 5% organic matter. तो अगर प्रोडक्टिव सॉइल है उसकी बात करें तो उसमें प्रोडक्टिव सॉइल के अंदर 95% इनऑर्गेनिक मैटर होता है और 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये इट प्रोवाइड्स फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपको पता ही है, वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एक्ट करते हैं और अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक मैटर ये लिथोस्फियर में प्रेजेंट होगा। सेकंड है हाइड्रोस्फियर। तो एक ऐसा एरिया जहां पे पानी होगा, जहां पे वाटर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फियर बोलेंगे। दिस इंक्लूड्स ऑल द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। जितने भी हमारे सरफेस के ऊपर वाटर रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे जो जितना भी हमारा ग्राउंड वाटर का रिसोर्स है, उनको मिला के हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फियर बोलते हैं। और इसके अंदर ओशंस, सीज, रिवर, स्ट्रीम्स, स्ट्रीम क्या होते हैं, झरने, लेक्स, पॉन्ड्स, रिजर्वॉयर्स, ग्लेशियर्स, पोलर आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर एंड वाटर लॉक्ड इन रॉक्स एंड क्रिवाइसेस एंड मिनरल्स लेइंग डीप बिलो द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो ये सबको मिला के, क्योंकि यहाँ पे सब जगह पानी अवेलेबल है, तो जहां पे अर्थ के ऊपर पानी होगा उसको हमने हाइड्रोस्फियर दिया है। और उसके ये सारे एग्जांपल है: ओशन, सी, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रिजर्वॉयर्स, ग्लेशियर्स, पोलर आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज 80% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। लगभग जो है 80% या 75% के करीब जो अर्थ सरफेस है हमारा पूरा, वो वाटर से कवर है। 25% के आसपास जो है अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या है, लैंड एरिया है। ठीक है, अब जब हम वाटर की बात करते हैं तो 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर रिसोर्स इज लॉक्ड अप इन द ओशंस एंड सीज। तो 97% हमारा जो वाटर है वो मैराइन वाटर है, उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, सी ओशन में प्रेजेंट है।
डायरेक्टली यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत अधिक होती है। जो 2.4% या लगभग 2% के करीब वाटर है वो जाइंट ग्लेशियर्स में, माउंटेन्स के ऊपर जो हमारे ग्लेशियर्स हैं या पोलर रीजन पे जो आइस कैप्स हैं उनमें सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक, बाकी कुछ वाटर जो है हमारा एटमॉस्फेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन जब हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर जो होगा वो लगभग 0.8% है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और ये वाटर जो है आपका रिवर, लेक, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, ग्राउंड वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस फिगर में भी आप देख पा रहे हैं कि टोटल वाटर है अर्थ में, है ना, इसमें से 97% ओशंस में है। फ्रेश वाटर को लगभग इन्होंने 3% लिया है, लेकिन उसमें से भी 2% तो आपका लॉक्ड है ना। कहाँ पे लॉक्ड है? वो आइस कैप्स और ग्लेशियर की फॉर्म में लॉक्ड है, उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे हो। कुछ वाटर आपका एटमॉस्फेयर एक वाटर वेपर्स हैं तो 0.8% बचता है फ्रेश वाटर जिसको हम डायरेक्टली यूज कर पाते हैं। और अगर हम देखें जो फ्रेश वाटर है ना, तो वो 52% लेक्स में है, 38% सॉइल मॉइस्चर है, 8% वाटर वेपर की फॉर्म में है, 1% रिवर में है एंड 1% वाटर कहाँ है? लिविंग थिंग्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि जो असेसिबल वाटर है वो 1%। ठीक, और फिर आगे देखते हैं वाटर की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर इज ऑल्सो मेन मीडियम बाय विच केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम टू अदर। थर्ड है हमारा एटमॉस्फेयर। तो गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटायर मास ऑफ एयर कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, H2O, CO2 एंड इनर्ट गैसेस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एक हवा का घेरा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, गैसियस एनवेलप अराउंड द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होती है? एयर होती है। और जैसा आपको पता है कि एयर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है। इसमें कई तरह की गैसेस होती है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 20% है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02% है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, फिर उसके बाद और डिफरेंट गैसेस जो है वो प्रेजेंट है। तो एटमॉस्फेयर इज अ रिजर्वॉयर ऑफ सेवरल एलिमेंट्स एसेंशियल टू लाइफ एंड सर्व मैनी पर्पसेस एंड फंक्शंस। तो एटमॉस्फेयर को हम बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। एंड इट सर्व्स मैनी पर्पस एंड फंक्शन। इट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल रेडिएशंस। इट मेंटेन्स द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर सॉरी एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करता है? अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थ के ऊपर नहीं आने देता, तो हमें प्रोटेक्ट करता है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के हीट बैलेंस को मेंटेन करके रखता है ना। फिर डिफरेंट साइकिल्स दोज आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर साइकिल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन साइकिल एटसेट्रा रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ मैटर बीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। फिर एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी साइकिल्स चलती हैं, जैसे वाटर साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बेसिकली साइकिल्स किस चीज में हेल्प कर रही हैं? मैटर के मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं। और मैटर का जब मूवमेंट होता है, मैटर डिफरेंट साइकिल्स के अंदर वो साइकिल कर रहा है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म को वो मैटर की रिक्वायरमेंट क्या हो पा रही है? पूरी हो पा रही है। फिर एटमॉस्फेयर को और अगर हम ब्रेक करें, है ना, उसके और पार्ट देखें, तो टेम्परेचर वेरिएशन के बेस पे हम इसको 4 लेयर्स में डिवाइड करते हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। नेक्स्ट टॉपिक में हम यही चारों डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ का वो पार्ट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, अर्थ का वो पार्ट जहां पे जीवन होता है, उसको बायोस्फीयर कहते हैं, है ना। तो बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, और स्फीयर का मतलब मैंने बताया एरिया। तो जहां जिस एरिया में अर्थ के ऊपर लाइफ प्रेजेंट होगी, जीवन होगा, उसको बायोस्फीयर कहेंगे। तो biosphere is biological envelope that surrounds the globe, containing and able to support. It is dependent on the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. ठीक है, तीनों के ऊपर ये डिपेंड करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कुछ पार्ट के अंदर लाइफ प्रेजेंट है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर लाइफ प्रेजेंट है, लिथोस्फीयर के कुछ पार्ट के अंदर लाइफ प्रेजेंट है ना। तो
इन तीनों में जहां पर भी लाइफ प्रेजेंट होगी, जीवन होगा, वो बायोस्फीयर का पार्ट होगा। दिस डिनोट्स द रिलेटिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। ठीक है, अब देखिए इस फिगर में देखिए, ये येलो कलर जो है पूरा एटमॉस्फेयर है ना। फिर इधर ब्लैक कलर में आपका लिथोस्फियर है और ब्लू कलर में हाइड्रोस्फियर है। लेकिन एटमॉस्फेयर, लिथोस्फियर और हाइड्रोस्फियर में सब जगह जीवन नहीं है। एटमॉस्फेयर के कुछ पार्ट में जीवन है, लिथोस्फियर के कुछ पार्ट में जीवन है, हाइड्रोस्फियर के कुछ पार्ट में लाइफ है, जीवन है। तो ये जो कॉमन पार्ट है, जहां पे तीनों का जो कॉमन पार्ट है, जहां पे जीवन होगा, जहां पे लाइफ होगी, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर बोलेंगे। तो बायोस्फीयर बेसिकली क्या कर रहा है? लाइफ को, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे चारों सेगमेंट्स हो गए एनवायरमेंट के। अब जैसा अभी मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, तो एटमॉस्फेयर को बेसिकली हम क्या करते हैं? टेम्परेचर वेरिएशन के बेस पे चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, चार लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। कौन कौन सी? नीचे से शुरुआत करेंगे, नीचे से मतलब क्रस्ट से, जमीन से शुरुआत करेंगे। ट्रोफोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। ठीक है, एक आउटर लेयर भी होती है, पार्ट होता है, उसको हम कई बार एक्सोस्फियर भी बोल देते हैं, है ना। तो ये देखिए, ट्रोफोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर, एक एक करके इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रोफोस्फियर जो है, इट इज द लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एक्सटेंडिंग अप टू अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल्स एंड 16 किलोमीटर एट द इक्वेटर। अब देखिए, जब हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं, हम क्रस्ट पे खड़े हुए हैं, तो जमीन से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहला जो पोर्शन होगा हमारा, वो ट्रोफोस्फियर होगा। और इसकी जो थिकनेस कह लीजिए एक तरीके से, अगर हम पोल्स पे होंगे तो 8 किलोमीटर तक क्या होगा? ट्रोफोस्फियर होगा। और इक्वेटर पे होंगे, भूमध्य रेखा पे होंगे, तो वहां पे लगभग 16 किलोमीटर होगा। ठीक है, इट इज द अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स। तो जितने भी हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, चाहे वो कन्वेक्टिव मोशन हो, चाहे वो क्लाउड का फॉर्मेशन हो, चाहे वो स्टॉर्म हो, आंधी तूफान जो आते हैं, विंड चलती है, ये सारे प्रोसेस बेसिकली कहाँ होते हैं? ट्रोफोस्फियर के अंदर होते हैं, है ना। और यही वो लेयर है जिसमें मोस्ट लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट। सारी की सारी मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी ट्रोफोस्फियर में एग्जिस्ट करते हैं। देयर इज यूनिफॉर्म डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। और यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलती है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है। जैसे हम लोग फील भी करते हैं कि हम अभी मैदानी इलाकों में है, वहां से हम माउंटेन की तरफ जाएंगे, मतलब ऊंचाई पे जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये टेम्परेचर कितना डिक्रीज होता है? ये होता है लगभग 1 किलोमीटर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, तो देयर इज यूनिफॉर्म डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड टू अ मिनिमम ऑफ -50 डिग्री सेल्सियस और -60 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग जब हम 16 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचते हैं, तो क्या होता है? वहां तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर -50 या -60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है ना। तो ये दूसरा फिगर है। इस फिगर में देखिए, ट्रोफोस्फियर यहाँ पे सबसे नीचे बना हुआ है, और यहाँ पे ये जो रेड लाइन दिखाई गई है, ये टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाई दिया है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है बेसिकली क्या हो रहा है? ये देखिए, ये डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? हालांकि ये 20 डिग्री सेल्सियस से लाइन आ रही है, लेकिन ये 20 से नहीं होगी, आप इसको 40 के आसपास से मान लीजिए, क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर टेम्परेचर 45, 46, 47 डिग्री तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो टेम्परेचर -60 तक ये आ गया, देखिए। क्लियर? दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ट्रोफोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, where temperature is nearly constant upward to about 20 kilometer and then increase up to a maximum of 0 degree Celsius near its outer limit। देखिए, इस फिगर में देखिए, जहां पे टेम्परेचर की बात हो रही है, 2016 से लेके 20 किलोमीटर तक ऊपर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर ये देखिए, ये यहाँ पे कांस्टेंट है ना। और उसके बाद टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू होता है, तो लगभग -60 -40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर लगभग आपका जो है जीरो के आसपास आ जाता है। ये जीरो के आसपास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब रिवर्स हो गया, टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करने लगा।
इंपॉर्टेंस क्या है इस लेयर की? इट कंटेन्स ओजोन, इसमें ओजोन लेयर होती है which act as protective layer for the living organism because it absorbs harmful ultraviolet radiations coming from the sun. तो सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको ये स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, क्योंकि ओजोन लेयर है तो वो इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ पे नहीं आने देती, तो उसके जो हार्मफुल इफेक्ट है वो नहीं होते। इसीलिए स्ट्रेटोस्फियर को ओजोनोस्फियर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट रहती है। ठीक है। थर्ड है इसमें मीजोस्फियर। अब देखिए मीजोस्फियर क्या होता है। तो मीजोस्फियर लाइज बिटवीन द थर्मोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के और ऊपर जाएंगे तो मीजोस्फियर होगा, और मीजोस्फियर के ऊपर क्या है, थर्मोस्फियर है जो फोर्थ लेयर है। तो ये स्ट्रेटोस्फियर और मीजो थर्मोस्फियर के बीच में है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है मिडिल लेयर। तो मीजो का मतलब होता है मिडिल, एंड दिस इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच द गैसेस आर ऑल मिक्स्ड अप rather than being layered by their mass। है ना, यहाँ पे जो डिफरेंट गैसेस हैं वो अपने अपने मास के अकॉर्डिंग डिफरेंट लेयर्स में नहीं होती, बल्कि मिक्सचर होता है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस स्लोली with the altitude but then sharply to a minimum of about -75 डिग्री सेल्सियस as 80 किलोमीटर। देखिए इस फिगर में हम दोबारा देखते हैं, पहले टेम्परेचर थोड़ा सा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 80 किलोमीटर तक टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होने लगता है, और टेम्परेचर जो है वो कितना पहुंच जाता है, लगभग -75 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ठीक है। इसके बाद जो मेट्रॉइड्स होते हैं, है ना, मेट्रॉइड्स जब अर्थ की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जब वो एंटर करते हैं इस लेयर में, तो वो क्या होते हैं, मोस्ट मेट्रॉइड्स बर्न एंड डिसइंटीग्रेट एज दे एक्सपीरियंस इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो जैसे ही मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो मीजोस्फीयर में एंटर करते हैं, तो फ्रिक्शन वहां पे इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है कि उसकी वजह से ये बर्न हो जाते हैं। अगर बर्न नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, तो ये मेट्रॉइड्स जो है क्रस्ट के ऊपर आएंगे, है ना, और इससे अर्थ को या हम लोगों को, प्लांट्स को, एनिमल्स को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। फोर्थ लेयर जो है वो थर्मोस्फेयर है ना। तो इस फिगर में दोबारा चलते हैं। थर्मोस्फियर आप देख पा रहे हैं, थर्मोस्फियर लगभग 85 किलोमीटर से लेके आपका 120 किलोमीटर तक है, और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा पहले क्या होता है, इंक्रीज होता है ना, और फिर एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। द थर्मोस्फियर लाइज बिटवीन द एक्सोस्फियर एंड मीजोस्फियर। थर्मो का मीन्स क्या होता है, हीट होता है ना, तो इसको हीट से रिलेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर एकदम से राइज कर जाता है, एंड द टेम्परेचर इन दिस लेयर अगेन राइजेस टू अ वेरी हाई वैल्यू and at times approaches 2000 degree Celsius and even more at about 500 kilometer depending upon solar activity। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे टेम्परेचर यहाँ पे लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से लेके तक इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट लेयर अगर हम कहें तो वो एक्सोस्फियर है। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और एक्सोस्फेयर को बेसिकली हम 500 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक काउंट करते हैं। मींस अगर आप अर्थ क्रस्ट से, जमीन से 500 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो आप जो है एक्सोस्फीयर में पहुंच जाएंगे, और 10,000 किलोमीटर तक चले जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक्सोस्फीयर जो है फिर वो खत्म हो जाता है। द एक्सोस्फीयर इज लार्जरली कंपोज ऑफ लाइट गैसेस। कुछ लाइट गैसेस होती हैं यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एटॉमिक ऑक्सीजन एंड हीलियम। ठीक है, तो बेसिकली हम एटमॉस्फेयर को 4 या 5 लेयर में डिवाइड करते हैं, और वो हमारी लेयर्स हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे आज के ये दोनों जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप क्या करें, तब तक आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।